नमस्कार साथियों। हमारी जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण टॉपिक सेल और बैटरी के पार्ट नंबर 5 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको एक नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, वैद्युतिक अपघटन से संबंधित परिभाषाएं, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, आयनीकरण तथा संयोजकता इत्यादि के साथ साथ इनसे संबंधित कुछ नियम भी पढ़ने वाले हैं। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें तथा कुछ नया सीखें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजिटल क्लास होने वाली है। तो पहला हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो दोस्तों, हमने विद्युत के कई प्रभाव देखे हैं, जैसे चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, गैस आयनीकरण प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, किरण प्रभाव और प्रकाशीय प्रभाव। पर हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इन्हीं में से एक रासायनिक प्रभाव के बारे में बात करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं, प्रभाव का अर्थ ये है जब किसी चालक या पदार्थ या विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसके आसपास, चालक के आसपास कुछ बदलाव होते हैं। उन्हीं बदलाव को प्रभाव कहते हैं कि विद्युत धारा के प्रभाव के कारण उनमें बदलाव संभव है। तो उसी से संबंधित आज का हमारा पूरा टॉपिक रासायनिक प्रभाव, जिसके ऊपर सेल और बैटरी की पूरी क्रियाविधि या मेथड आधारित है। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को हम समझते हैं भी क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो मैं आपको बताऊं, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की जब बात करें तो इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी सन 1934 में। इससे पहले वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने एक बैटरी का निर्माण किया था या सेल की खोज की थी, परंतु उन्होंने विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज नहीं कर पाए। उन्होंने यह औचित्य नहीं दे पाए कि यह ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ विद्युत बनी। तो उसी से रिलेटेड माइकल फैराडे ने सन 1934 में जब इलेक्ट्रॉनों के, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की खोज होगी तो उन्होंने एक प्रभाव को समझाया। उसी प्रभाव को उन्होंने बताया कि जब किसी पात्र या विलयन में या अम्लीय या अकार्बनिक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन में जो कुछ पदार्थ घुले होते हैं या जो अवयव होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इसी जो प्रभाव है रासायनिक प्रभाव कहलाता है और इसी के कारण विद्युत या रासायनिक ऊर्जा को एकत्रित इकट्ठा करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए समझे, हमारे पास तनुगंधक का अम्ल जैसे H2SO4 का एक विलयन है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो यह अब अपने अवयव, जिनमें से एक हाइड्रोजन H+ तथा दूसरा सल्फेट SO4 में विभक्त हो जाता है। सारी की सारी विद्युत सेल है वो इसी कार्य सिद्धांत पर आधारित है और इसी के साथ हम ये पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। विलयन, अम्लीय, अकार्बनिक तथा आयन अवयव, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं वैद्युतिक अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो जब किसी रासायनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह विलयन भिन्न भिन्न अणुओं या आयन में विभक्त हो जाता है। यह पूरी की पूरी प्रक्रिया, विलयन बनना, उसके आयनों में विभक्त होना, पूरी की पूरी अभिक्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस या वैद्युतिक अपघटन कहलाते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी, आपके सामने दो अभिक्रियाएं हैं, एक H2SO4 और दूसरी CuSO4 कॉपर सल्फेट। जब हम पहली अभिक्रिया में एक बात करें तो रासायनिक पदार्थों के घोल या विलयन को जब इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जैसे H2SO4 या CuSO4 दोनों क्या इलेक्ट्रोलाइट हैं जो आयन बनते हैं और उनमें से एक आयन धन तथा दूसरा आयन ऋण बन जाता है। इन्हीं अभिक्रियाओं को हम नेक्स्ट स्टेप में अभी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट का टूटना क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे अपने पास
KOH, जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जब ये एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयुक्त होता है, जब इसे तोड़ा जाए या अणुओं में विभक्त हो या आयनों में विभक्त होगा तो यह एक पोटेशियम धन आयन तथा हाइड्रोक्साइड ऋण आयन में विभक्त हो जाता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइट का टूटना। हमने पिछली 2 अभिक्रियाएं पढ़ी जो आपके सामने है। पहली अभिक्रिया है इसमें H2SO4, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट टूटकर एक तो H+ आयन हाइड्रोजन आयन तथा दूसरा ऋण आयन जो सल्फेट आयन में विभक्त हो जाता है। जब दूसरी अभिक्रिया की बात करें तो इसमें CuSO4 जो Cu कॉपर धन आयन तथा SO4 ऋण आयन में विभक्त हो जाता है। यही प्रक्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइट का टूटना ही इलेक्ट्रोलाइसिस या वैद्युतिक अपघटन कहलाता है। जब आपके सामने एक फोटो है जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है NaCl, या हम नॉर्मल भाषा में नमक कहते हैं, जब इसमें पानी मिलाया जाता है या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुछ न कुछ अभिक्रिया होगी। जैसे इसके इलेक्ट्रोलाइट हैं वो NaCl दोनों में विभक्त हो जाते हैं। जब हम बैटरी में एनोड को DC के धन सिरे तथा कैथोड को ऋण सिरे से संयोजित करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित स्थापित हो जाता है और यह अपने आयनों में टूट जाता है तथा कैथोड तथा एनोड की ओर गति करने लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो यह एक ऐसा विलयन होता है दोस्तों जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना में रासायनिक बदलाव हो जाता है। मतलब पहले कुछ था, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की तो उसकी संरचना में कुछ न कुछ बदलाव हो गया, या तो उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है या इलेक्ट्रॉन त्यागा है। इसी प्रक्रिया में जैसे आपके सामने एक बैटरी, इसमें एक सेल ऊपर जोड़ा हुआ है, एक एनोड तथा दूसरा कैथोड आपको दिखाई दे रहा है, जिसके आसपास कुछ न कुछ, एक के आसपास नेगेटिव तथा दूसरे के आसपास पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं। दूसरी फोटो के अंदर आपको एक जिंक की छड़ तथा दूसरी कॉपर की छड़ है। जिंक की छड़ के पास जो कॉपर के जो धन हैं वो एकत्रित हो गए तथा उसके दूसरे के आसपास जो ऋण है वो एकत्रित हो गए। जब हम इन्हें जो धन और तथा ऋण की बात करें तो इन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। बैटरी में डाले गई इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए 2 धात्विक छड़ों का उपयोग किया जाता है। उन्हों छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं तथा उन्हें 2 तार बाहर निकाल लिए जाते हैं जिसे टर्मिनल कहते हैं। आपके सामने 2 पात्र है। 2 पात्र में एक काले रंग की छड़ है तथा दूसरे में एक हल्के काले रंग की छड़ है, जिसमें एक ऋण तथा दूसरा धन है। जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उनको एक लवण सेतु द्वारा तथा एक तार के द्वारा जोड़ के दोनों का निर्माण करके एक वोल्टमीटर तथा इन दोनों के बीच में कुछ विभव उत्पन्न हुआ। तो इन्हें जोड़ने पर ही एनोड तथा कैथोड मिलकर एक सेल का निर्माण करते हैं। हम इन्हें डिटेल से पढ़ते हैं। ये जो 2 धात्विक छड़ हैं, ये दोनों धात्विक छड़ जिनमें से एक तो एनोड तथा दूसरी कैथोड, ये 2 प्रकार की होती हैं। जब एनोड की बात करें कि एनोड क्या होता है, तो एनोड को हम नॉर्मल भाषा में धनात्मक कहते हैं, या हम जब विज्ञान की भाषा में पढ़ें तो वह धात्विक छड़ जिसके माध्यम से विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलती है उसे एनोड या धनात्मक टर्मिनल कहते हैं। जिस धात्विक छड़ से इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश करते हैं या विद्युत धारा बाहर निकलती है उसे धनात्मक टर्मिनल कहते हैं। ये सदैव ऋणात्मक टर्मिनल की अपेक्षा बड़ा तथा सदैव लाल रंग का बनाया जाता है। आपके सामने एक बैटरी का सिंबल है, इसमें पॉजिटिव जो बड़ा सिरा है उसे एनोड कहते हैं। तथा बात करें ऋणात्मक या कैथोड के बारे में, तो कैथोड हमेशा काले रंग का, आपके सामने जो फोटो उसमें लाल रंग का एनोड तथा काले रंग का कैथोड है। जब कैथोड की बात करें तो जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा में इलेक्ट्रोलाइट प्रवेश करती है अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत प्रवाह धारा का होता है। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और धारा प्रवेश करती है तो उसे कैथोड कहते हैं या ऋणात्मक टर्मिनल कहते हैं। ऋणात्मक टर्मिनल हमेशा धनात्मक इलेक्ट्रोड की अपेक्षा छोटा रखा जाता है और इसे सदैव काले रंग का दिखाया जाता है, और बैटरी के सिंबल में भी इसे काले की अपेक्षा छोटा बनाया जाता है। जब बात करें आयनीकरण क्या होता है, तो आयनीकरण की बात करें जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को जल में घोलने या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोलाइट का अपने आयनों में अलग अलग हो जाना, यह प्रक्रिया आयनीकरण कहलाती है। आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन
जिसे कैशन तथा दूसरा ऋणायन जिसे एनियन के नाम से जाना जाता है। हम एक जिसमें पॉजिटिव चार्ज तथा दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब इन्हें धनायन और ऋणायन को जब डिटेल से जानें तो क्या होता है, हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट में जब टूटे हुए वे आयन या जो इलेक्ट्रोलाइट टूटा उनमें से वे आयन जो बैटरी के कैथोड मतलब नेगेटिव सिरे की तरफ गति करने लग जाते हैं, धन आयन कहलाते हैं। इन आयनों पर धनावेश चार्ज पाया जाता है और जिसके कारण ये नेगेटिव सिरे की तरफ भागते हैं। और आपने हमेशा नियम पढ़ा होगा, दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी दौरान धनायन बैटरी के अंदर ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ गति करते हैं। और जब बात करें ऋण आयन की तो इलेक्ट्रोलाइट से टूटे वे आयन जो प्रक्रिया के दौरान बैटरी में एनोड की ओर गति करने लगते हैं वो ऋणायन कहलाते हैं। इन पर सदैव ऋणावेश पाया जाता है। ऋण आवेश पाने के कारण ये बैटरी के जो एनोड या पॉजिटिव टर्मिनल होता है प्रतिकर्षित होने के कारण ये उस तरफ चले जाते हैं जिन्हें हम ऋणायन कहते हैं। जब हम आपके सामने एक फोटो है जिसमें एक एनोड तथा दूसरा कैथोड है। एनोड सिरे के पास क्लोराइड तथा कैथोड सिरे के पास सोडियम या Na जुड़ा है। हम जब NaCl को जल में घोलते हैं तो हमारे पास ये दो पर आयनों में टूटते हैं, एक सोडियम Na+ तथा दूसरा Cl- जिसे क्लोरीन ऋण आयन हो गया। जब बात करें, मैंने आपको बताया था जो पॉजिटिव आयन है ये बैटरी के ऋण सिरे की तरफ चले जाते हैं अर्थात कैथोड की तरफ चले गए या कैथोड से चिपक गए तथा जो नेगेटिव क्लोरीन है जो ऋण आयन है वो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की तरफ चले गए। यह पूर्ण प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आयनीकरण कहते हैं। और ये तभी संभव है जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। अब हम बात कर लेते हैं वोल्टामीटर क्या होता है। जब हम बैटरी का निर्माण करते हैं तो हमारे पास वोल्टमीटर नहीं, यहाँ पे वोल्टामीटर है। तो जिस पात्र में इलेक्ट्रोलाइट के संबंधित विद्युतिक अपघटन की क्रिया संपन्न की जाती है उसे वोल्टामीटर कहते हैं। यह पात्र हमेशा कांच का बर्तन या चीनी मिट्टी का बना होता है। अब इसे वोल्टामीटर क्यों कहा, आपके सामने एक फोटो है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हैं तथा नीचे एक बर्तन है, उसे वोल्टामीटर का नाम दिया गया है। इसे वोल्टामीटर इसलिए नाम दिया गया था, सबसे पहले वैज्ञानिक वोल्टा के द्वारा बैटरी का जब निर्माण किया गया तो इन्होंने जो पात्र उपयोग किया गया उसे वोल्टामीटर का नाम दिया। तब से जिस पात्र में ये विक्रिया होती है उसे वोल्टामीटर कहा जाता है। अब हमारे पास एक महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा संयोजकता या वैलेंसी के बारे में, तो उसके बारे में बात करते हैं। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु की रासायनिक संयोग करने की क्षमता अर्थात संयोजन क्षमता को प्रदर्शित करती है। अर्थात किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन के परमाणु की वह संख्या जो उस तत्व के एक परमाणु से सहयोग करती है। अब हम परिभाषा समझ में नहीं आएगी, हम सीधी भाषा में पढ़ लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में पढ़ते हैं, सोडियम परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन NaCl के बाद में अभिक्रिया की बात करें तो हमारे पास एक सोडियम जिसके पास अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तथा एक क्लोरीन जिसकी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों जब संयोजन करेंगे तो ये सोडियम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन त्याग लेगा, इसलिए सोडियम की अंतिम कक्षा पूर्ण हो जाएगी और क्लोरीन की अंतिम कक्षा पूर्ण होकर ये NaCl का निर्माण कर लेता है। यही संयोजक होते हैं। दूसरे शब्दों में आसान भाषा में बात करें तो संयोजकता एक संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि जब कोई एक परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है। यह दोनों इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या खो के एक साझा करता है। जब वह अपने ही तत्व के परमाणु से किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधन बनाता है उसे संयोजकता कहते हैं। तो हाइड्रोजन की सांद्रता जैसे संयोजकता एक कार्बन की यह तो 4 ग्रहण कर सकता है, यह 4 त्यागता है। और ऑक्सीजन अपने अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो इसलिए इसकी संयोजकता 2 होती है। तो आज की क्लास हमारी यही है। अगली ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास में हम जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की क्लास हमारी यहीं पूरी होती है। मैं विदा चाहूँगा। धन्यवाद।